नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स। आज है 20 जुलाई और हमारा सेशन नंबर 30 तैयार है। आई होप आप सभी तैयार हैं। तो दोस्तों, हमारी ये सीरीज़ आप जैसे बेहद पढ़ाकू धीर गंभीर छात्रों के लिए है। तो भैया जरा अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में, तो सभी को मज़ा आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अभी तक के सारे सेशंस जिन्होंने देखे हैं, आपका ज्ञान तो ऑलरेडी काफ़ी संवर्धन हो चुका है, ये तो आप भी मानेंगे। और आज हम आ गए हैं 30th लेक्चर पे। तो सबसे पहले मुझे कमेंट थ्रेड में सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये कंफर्म करें कितनों ने अभी तक के सारे सेशन देख लिए। ये है आज का हिंदू अखबार और आज के जो 4 लेख हम लेंगे वो आपके सामने हैं। पहला लेख होगा उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा एंड द राइट टू लाइफ। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के शिक्षा जगत और भारत के बच्चों पर कि एक बार स्कूल चालू हो जाएंगे उसके बाद हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। तीसरा हमारे लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बड़ा अच्छा रिमाइंडर है, प्राइमर है, रिवीजन है कि आखिर इजिप्शियन राजनीति यानी मिस्र की राजनीति पश्चिम एशिया में क्या गुल खिला रही है। और चौथा है पेगासस जासूसी कांड के ऊपर कि कैसे भारत में राइट टू प्रिवेसी का हनन हो रहा है। तैयार हैं? शुरू करें। तो ये हमारे जो पेपर होते हैं मेंस के, इसके अलावा प्रीलिम्स और ऐसे पेपर होता है। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं सभी पेपर्स में यूजफुल होगा। आज का हमारा पहला एडिटोरियल प्रीलिम GS2 और ऐसे के लिए सीधे सीधे आपको यूजफुल होगा। पूरा विश्लेषण हिंदी में भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी कावड़ यात्रा हेल्थ वर्सेस फेथ डिबेट के अंत में पटाक्षेप करते हुए समाप्त कर ही दी। जब एक महामारी देश में भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, प्रतिदिन कम से कम 40,000 मामले आ ही रहे हैं और सैकड़ों मौतें हो रही हैं, और ये तो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली इससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। और बहुत व्यापक स्तर के धार्मिक गैदरिंग्स को अगर कोई राज्य सरकार अलाउ करती है तो होता यह है कि मानव जीवन के प्रति जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। भारत में बड़े जोर शोर से हर साल कावड़ यात्रा निकलती है, उत्तर प्रदेश में भी निकलती ही है। उसको अंततः उत्तर प्रदेश राज्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैंसिल कर दिया और ये तब हुआ जब उच्चतम न्यायालय की तरफ से थोड़ा सा दबाव आया। कावड़िए जो होते हैं ये बम भोले के आराध के उपासक होते हैं और भगवान शिव के ये जो डिवोटीज़ हैं, जो कावड़िए हैं, वो बेसिकली गंगा मैया का जल इकट्ठा करते हैं अपने कावड़ में और उसको अपने अपने मंदिरों में जाके समर्पित करते हैं। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है जो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में काफ़ी अच्छा जोर पकड़ चुकी है। 2020 में भी पैंडेमिक की वजह से ही कावड़ यात्रा पर सवाल उठे थे और फिर उसको सरकार ने समझ बूझ का परिचय देते हुए नहीं किया। 2021 में भी अब ये स्क्रैप हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ये बोल रही थी कि हम कुछ कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगाकर कावड़ यात्रा तो करवाएंगे और उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तुरंत दखल दे दिया और सुप्रीम कोर्ट उसको लेके बहुत ज़्यादा सशंकित था और इसीलिए उसने सुओ मोटू प्रोसीडिंग। सुओ मोटू का क्या मतलब होता है, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। सुओ मोटू का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना। ये ताकत होती है कोर्ट्स के पास, वो किसी भी समस्या का स्वतः संज्ञान ले सकते हैं अगर उनके पास किसी सार्वजनिक रूप से कोई पिटिशन या प्ली नहीं आती है, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो तो। आ गया समझ में? तो हमें समझा दो कमेंट थ्रेड में क्या समझ में आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई आप ऐसा कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सिर्फ एक प्रतीकात्मक यात्रा, सिंबॉलिक यात्रा निकालेंगे, लेकिन नहीं, आप ये कृपया ये भी मत कीजिए क्योंकि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है ये उसका सीधा सीधा हनन होगा। लोगों की हेल्थ को हम अब तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी की सभी भावनाएं, ऑल अदर सेंटिमेंट्स आर सबसर्विएंट टू दिस बेसिक फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ये जो मूलभूत जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में भारत के सभी नागरिकों को दिया जाता है वो अन्य सभी भावनाओं के ऊपर होता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई की डेडलाइन दे दी कि भाई आप खुद होके ही कैंसिल कर दें तो बेहतर होगा, नहीं तो हमें करना पड़ेगा विद इन ब्रैकेट। उत्तराखंड इसको कैंसिल ऑलरेडी कर चुका था। अब कुंभ मेला अप्रैल 2021 में जब हुआ था तब भी ऐसा कहा गया था कि उसमें सभी कोविड प्रिकॉशंस लिए गए हैं और लिए गए भी थे, लेकिन उसके पश्चात फिर हमने देखा कि कैसे उस क्षेत्र में और पूरे भारत में जो दूसरी लहर कोविड की आई उसने पूरा विनाश का एक ऐसा तांडव रच दिया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अंडर इट्स वॉच इस तरह की कोई गलती अब हो जाए। तो फिर ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई अब फिर से इस तरह की कोई भी यात्रा निकालना, भले लिमिटेड परमिशन के साथ हो, थोड़ा अवॉइड करें तो ही बेहतर होगा, ऐसा उनका कहना था। यदि ये बात केवल एक आर्थिक रिवाइवल की होती, नॉर्मल सी रिस्टोरेशन की होती तो कुछ और सोचा जा सकता था, लेकिन इसको केवल किसी धार्मिक कारण से करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी उसके मूड में नहीं था।
बात समझ में आ गई दोस्तों आपको? तो ये है सारी बात। केरल ने यही गलती की थी अभी हाल ही में, जब बकरीद के मुसलमानों के फेस्टिवल के लिए केरल ने 3 दिन के लिए कुछ छूट दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत भयंकर भड़क गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके यहाँ अभी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी का रेट बढ़ गया है और कम होना, अबेटमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की तीव्रता का कम होना, टू अबेट, द स्टॉर्म हैज़ अबेटेड ऐसा बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं रहा है और ऐसे में आपने 3 दिन के लिए बकरीद में छूट दे दी, तो इससे तो फिर से सब चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो अब केरल को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है और वो जवाब तो उससे देते बनेगा नहीं क्योंकि गलती तो की है। तो यह है सारा मामला और राइट टू लाइफ की जो प्राथमिकता है, जो प्राइमेसी है, उसको स्थापित किया गया है। आ गया समझ में? हिंदी एनालिसिस भी है, समरी बड़ी सिंपल है। द राइट टू लाइफ इज द गारंटी फॉर ऑल सिटीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी लार्ज स्केल इवेंट दैट डायरेक्टली पोजेस अ थ्रेट टू इट हैज टू बी कर्टेल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो हमारा राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, वो इस अनंत आकाश में उड़ते पक्षी की तरह है, सबसे ऊपर। प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको भारत का सर्वश्रेष्ठ 2022 का यूपीएससी आईएएस परीक्षा की तैयारी का कोर्स दूंगा और वो मैंने तैयार कर दिया है। आज से एनरोलमेंट हमने शुरू कर दिए हैं। ये एक इतना अद्भुत कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है जो पूरा लाइव मोड में कंडक्ट होगा। इसमें मैं आपके लिए 225 लाइव लेक्चर कंडक्ट करूंगा, सभी 2.5 घंटे या उससे ज़्यादा के होंगे। सभी में आपके साथ लाइव चैट और क्वेश्चन आंसर बहुत इंटरैक्टिव तरीके से होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिलेगा। पूरा कोर्स फिर 5000 से ज़्यादा पन्ने का 2021-22 की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है। प्रीलिम और मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा। एमसीक्यूज हजारों प्रैक्टिस के आपको मिलेंगे, करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के, दोनों के। आंसर राइटिंग का सपोर्ट पहले ही हफ्ते से आपको मिल जाएगा। एक डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर आपसे आंसर राइटिंग करवाएंगे। उसके साथ ही इस पूरे पैकेज में करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम की हमारी सीरीज, हर महीने 20 सेशन आते हैं शानदार, अभी तक 270 हो गए, और पावर ऑफ 10 57 हो गए, हर महीने 4 आते हैं। ये इसके अंदर बंडल्ड है। तो अगर आपको कोई एक कोर्स करना है सिविल सर्विसेज की तैयारी का, तो वो पीटीज आईएएस एकेडमी का यूपीएससी आईएएस प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको एनरोलमेंट के लिए और प्रोडक्ट की सारी जानकारी के लिए यहां जाना होगा। ये लिंक मैंने नीचे कमेंट में दे दी है, pteducation.com/UPSCIAS। हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल सब दिया हुआ है। और क्योंकि ये सब कुछ अंग्रेजी हिंदी में पैरेलल एक ही कोर्स में हम पढ़ाते हैं, तो आप किसी भी मीडियम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि कोविड की बहुत समस्या है और इतने खूबसूरत कोर्स की जिसकी ओरिजिनल फीस हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसको हमने बहुत ही रीजनेबल कर दिया है आपके लिए। और उसके बाद मंथली पेमेंट ऑप्शन भी बना दिए हैं। हर स्टूडेंट को अब ये बिल्कुल अपने बजट में फिट मिलेगा। तो आप साइट पे जाइए, पूरे कोर्स को अच्छे से एक बार पढ़िए, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को, लिंक मैंने जो यहाँ दी है, यहाँ पर जाके इसको आप डायरेक्टली टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, pteducation.com/UPSCIAS, और तुरंत एनरोल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। सारे इंस्ट्रक्शन उस पेज पे दिए हैं, आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। टीम से बात कीजिए। आपका स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी परिवार में। 23 अगस्त से क्लास चालू हो जाएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व सीट है। जितना जल्दी आप अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे बैच में, उतना अच्छा है। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे एडमिशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं हमसे, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल, व्हाट अप्रोच मस्ट स्कूल्स अडॉप्ट आफ्टर रीओपनिंग। भारत के करोड़ों बच्चों के हित में बहुत सारे सवाल जवाब अब सरकार को जवाब देने होंगे। प्रीलिम, जीएस टू एसे, भारत के सभी स्कूल बोर्ड्स और सभी सरकारें, आप आखिर प्लान क्या कर रही हैं? अभी तो 16 महीने से स्कूल बंद है, लेकिन आज नहीं तो कल शुरू तो होंगे ना। भारत के जो सबसे गरीब छात्र हैं, अमीर छात्र भी, लेकिन अभी गरीब की बात करते हैं, मार्च 2020 से जब से स्कूल बंद हुए तो सबसे गरीब छात्रों ने पहले तो शिक्षा गंवाई, ये अमीरों ने भी गंवाई, लेकिन गरीबों ने हेल्थ और न्यूट्रिशन भी गंवा दिया क्योंकि मिड डे मील्स बंद हो गए। अब हम ये मान लेते हैं, ऑथर कहते हैं कि स्कूल फिर से अब शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। तो हमारे स्कूलों का एक्शन प्लान क्या होने वाला है? विल इट बी बिजनेस एज यूजुअल? बिजनेस एज यूजुअल का मतलब है चलो स्कूल चालू हो गया और ये रही किताब, चलो पढ़ना शुरू करो, या इतनी भयानक एक पढ़ाई लिखाई में कमी वाले हादसे के बाद अब हमारी अप्रोच बदलने वाली है। हिंदी में पूरा विश्लेषण आपको दिया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये आपको बहुत मददगार होगा, क्योंकि अगर इन करोड़ों बच्चों की पूरी एजुकेशन और लर्निंग की नीड्स को हम यहाँ समझ नहीं पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मास एजुकेशन स्टार्टेड इन इंडिया, ऑल स्कूल्स फॉर शट, मतलब भारत में कई दशकों के बाद, अब मास एजुकेशन जब से अंग्रेज लाए थे आधुनिक पद्धति की, पहली बार इतने समय के लिए स्कूल बंद हुए।
तो एक बात उस दौरान 16 महीने में सभी स्कूलों ने, सरकारों ने काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है, तो हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, ई कनेक्टिविटी शुरू कर दी। लेकिन उसमें छोटे बच्चे कहीं भी फोकस में नहीं थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि वो तो इतने घंटे बैठ के पढ़ भी नहीं सकते थे, माता पिता की हालत खराब हो गई थी उनको पढ़वाने में, और वो बच्चा उसके लिए बना भी नहीं है, अत्याचार है। तो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पे फोकस था। लेकिन इन सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी और स्मार्ट डिवाइसेस की कमी करोड़ों चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। और गरीब भारतीयों के बच्चे इस वजह से, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे, वो तो शिक्षा की मुख्य धारा से आप ही मान लीजिए कि 99% कट हो गए। फिर उसके बाद अगला मुद्दा, ये मान लो कि आप उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं भारत में 15, 20, 25, 30% परिवारों में जिनके पास इंटरनेट भी है, स्मार्ट डिवाइसेस भी हैं, एक से ज़्यादा भी है। वहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि टीचर्स को कभी उसके लिए तैयार किया ही नहीं गया। तो वो एक अगली समस्या। तो इसका मतलब अर्बन स्कूल हो, मीडियम और हाई इनकम ग्रुप हो, वहाँ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सब की वजह से आज जुलाई अगस्त 2021 में भारत के करोड़ों बच्चों का न्यूट्रिशन लॉस हो चुका है और लर्निंग लॉस हो चुका है। और ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व में हुआ। ये विश्व के बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं। नेदरलैंड्स, अब ये जो हॉलैंड नाम का देश है, वहाँ अमीर देश है तो फिजिकल रिसोर्स में दिक्कत है ही नहीं। लेकिन 8, 9, 10, 11 साल के बच्चों की रिसर्च पे ये पता चला कि लर्निंग फ्रॉम होम में वो कुछ सीख ही नहीं पाए हैं। और नेदरलैंड्स में भी जो थोड़े डिसएडवांटेज्ड परिवारों के बच्चे थे, उनकी तो हालत बहुत ही खराब हो गई। अमेरिका में बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल लिया। भारत में एक रिसर्च हुई, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च ये लोग करते हैं। आपने सुना है इस फाउंडेशन के बारे में? दूसरी और कोई रिसर्च रिपोर्ट कभी पढ़ी है? शेयर कीजिएगा। उसने ये बताया, इस फाउंडेशन की रिसर्च ने, कि 6 से 11 साल के जो आयु के बच्चे हैं, उसमें 92% बच्चों ने कम से कम एक लैंग्वेज एबिलिटी पिछले साल से अभी तक की पूरी तरह गंवा दी। और मैथमेटिकल एबिलिटी 82% बच्चों की भयानक प्रभावित हो गई है। अब एक बहुत ही सरल सा सवाल है, अगर कोई बच्चा चौथी क्लास में था मार्च 2020 में, अब ये बताओ इस साल स्कूल चालू होगा, तुम उसको कहाँ पे बिठाओगे? 5वीं क्लास में कि 6ठी क्लास में? और अगर स्कूल बदल जाएगा तो क्या अक्रॉस द स्टेट कोई स्टैंडर्ड नीति है सरकार की? ये बात तो खैर सच है। ऑथर कहता है एज अप्रोप्रिएट पंजीयन जो होता है, एनरोलमेंट होता है राइट टू एजुकेशन में, वो अभी हो रहा है भारत में, लेकिन वो सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्मली नहीं होता है। मान लो कि चलो हो भी गया, एनरोलमेंट इश्यू रिजॉल्व हो भी गया, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? 5वीं का पढ़ेगा कि 6ठी का पढ़ेगा? और इसके पीछे का तर्क आप क्या लेने वाले हो? दोस्तों, बहुत मजे की बात है, इस पे अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ कहा ही नहीं है। न सीबीएसई ने कहा है, न एनसीईआरटी ने कहा है, न आई, इसके ऊपर अभी कोई बात ही नहीं कर रहा। बाकी हम 10 चीज़ों पे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे कोर मुद्दा है। तो ऑथर की कोशिश है कि सरकार से सवाल पूछा जाए कि भाई बताओ, कीनिया में क्या कर रहे हैं? पूरा ईयर रिपीट करवा रहे हैं। फिलीपींस में क्या कर रहे हैं? क्लासेस को एक्सटेंड किया जाएगा रिजम्पशन होने के बाद, स्कूलों के घंटे बढ़ा दिए जाएंगे और नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा दिए जाएंगे। कनाडा का ओंटारियो प्रोविंस क्या कर रहा है? करिकुलम को कम कर रहा है, सिलेबस को, और ज्यादा डीप पढ़ाई करवा रहा है। सबकी अप्रोच अलग अलग है, आप देख रहे हैं। यूके का नेशनल ट्यूटरिंग प्रोग्राम आ गया, उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि जो लोग सबसे पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम उनको 1-to-1 बच्चों को ट्यूटर करेंगे ताकि वो धीरे धीरे 1 साल में कैचअप कर ले। घाना क्या कर रहा है? बोलता यूके का मॉडल बढ़िया है, मैं तो वही फॉलो करूंगा। इटली में क्या हो रहा है? जो वरिष्ठ स्टूडेंट हैं, एकदम सीनियर क्लास के, वैसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को 1 साल तक सपोर्ट करेंगे। तो बड़ी बात यह है, की आइडिया, एक्सेलरेशन नॉट रिमीडिएशन। सो गो ऑन विथ एक्सपोजर टू द एज लेवल, ग्रेड लेवल कंटेंट एंड प्लग द होल्स वेयर नेसेसरी। मतलब फटाफट फटाफट त्वरित गति से आगे बढ़ो। यहां रिमीडिएशन की बात नहीं हो रही, और जहां जहां दिक्कतें आएंगी वो लूप होल्स को प्लग करो। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि देखो, लर्निंग लॉस वगैरह आप सब भूल जाओ और अब तो सिर्फ गड्ढे भरने पे ध्यान दो और जल्दी से जल्दी सामान्य होने की कोशिश करो। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इट इज बेस्ट टू अवॉइड ऑल दिस आइडिया बिकॉज द रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। ऐसी कोई लीनियर लर्निंग होती नहीं है लाइफ में।
कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये जो 16 महीने घर पे रहे हैं तो उन्होंने घर का जीवन, होम इकोनॉमी, माता पिता के साथ रहना, हेल्थ क्या होती है, देश की इकोनॉमी, इस बारे में इतनी चीज़ें सुनी है कि वो वैसे ही बड़े ज्ञानी होकर निकलेंगे। ये अप्रोचेस भारत में काम नहीं करेगी क्योंकि हमारे स्कूल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से इसके लिए अभी तैयार नहीं हैं, और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि स्कूल्स तो अब किसी भी तरह बिजनेस एज यूजुअल, रिड्यूस द सिलेबस एंड द रेस टू कैचअप में पड़ जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि करोड़ों बच्चे कैचअप कर ही नहीं पाएंगे, और ये हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के बहुत एडवर्स बात होगी। सबसे गरीब परिवारों के बच्चे 1-2 महीने में पूरी तरह से साइकोलॉजिकली टूट जाएंगे क्योंकि उनके पास फिर से होम पे कोई पढ़ा दे माता पिता या कोई ट्यूशन्स वो रख लें, वो साधन है ही नहीं। तो भारत की सभी सरकारों को मिलकर नेशनल रीजुविनेशन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन का, क्योंकि हमारे स्कूल्स ये सब नहीं कर पाएंगे। लाखों लाखों वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जाए ताकि छोटे 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 बच्चों को एंगेज करके उनकी समस्याओं को स्ट्रक्चर्ड तरीके से दूर किया जाए। केवल फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बातें मत कीजिए, बच्चों की न्यूट्रिशनल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल वेलबींग पर फोकस कीजिए। भारत वो गलती ना करे जो पिछले 1 साल में अलग अलग एग्जाम्स को कंडक्ट करने में हमने काफ़ी सारी गलतियां की। हमें एजुकेशन को री इमेजिन करना पड़ेगा, नहीं तो हमें तैयार रहना होगा कि अब इसके बाद जो होल्स बनेंगे वो बहुत लंबे समय तक बन जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को हमारा बेस्ट अप्रोच अब चाहिए, और हम उनसे ये उम्मीद ना करें कि बेटा फटाफट सीखो फटाफट सीखो फटाफट सीखो, क्योंकि हम एडल्ट्स क्या कोविड में सारे सबक सही ढंग से सीख कर कोविड को ख़त्म कर पाए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि एडल्ट्स जब अब बच्चों से उम्मीदें लगा रहे हैं तो एडल्ट्स को खुद अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए और एक सही नीति बनाकर इन करोड़ों बच्चों को सही लैंडिंग अब स्कूलिंग में करवाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल इशू है अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, और अच्छा है कि इस तरह के एडिट्स आते हैं। इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। हिंदी का पूरा एनालिसिस आपके लिए रेडी है, अच्छे से पढ़िए। द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स विल पोज द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट अप्रोच इज टू बी टेकन फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स कैच अप विद मोर देन 16 मंथ्स ऑफ लॉस्ट एजुकेशन, देयर आर नो सिंपल आंसर्स। तो सरल जवाब कहीं भी नहीं है, और इसीलिए तो बात करना जरूरी है ना, चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा। आ गया समझ में? आज का तीसरा एनालिसिस बड़ा मजेदार है, GS2 ऐसे प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है। इजिप्ट की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया और अफ्रीका में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो हमारे जनरल नॉलेज के लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए बड़ा काम का है भैया। तो ये रहा मिस्र का खूबसूरत देश, फ़राओ का देश, कायरो इसकी राजधानी है, काहिरा, और ये आसपास का इस तरफ का जो क्षेत्र है इसको हम वेस्ट एशिया कहेंगे। ये सारे के सारे गल्फ मोनार्कीज़ हैं 6, और ये पूरा क्षेत्र ब्रॉडली कहलाता है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि MENA रीजन्स। ये हो जाएंगे आपके अरेबियन स्टेट्स। तो अलग अलग राज्य हैं यहाँ के प्यारे दोस्तों, और हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिस्र की राजनीति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। मिस्र जो है वो पूरे पश्चिम एशिया में अब अपने पांव तेजी से जमा रहा है। इसका पहला सबूत मिला इजराइल फिलिस्तीन का 11 दिन का युद्ध जो समाप्त हुआ उसके बाद। तब ये बात बाहर आई कि इजिप्ट के डिप्लोमेट्स और वहां के खुफिया अधिकारियों ने मिलकर इनका नेगोशिएशन करवाया था और वो युद्ध समाप्त करवाया। टर्की जो कि इजिप्ट के साथ 2013 से बहुत खफा है, वो भी बोल रहा है कि मुझे इजिप्ट से अब जो है कट्टी नहीं करनी, मुझे अब इससे बुच्ची कर लेनी है, मतलब दोस्ती। छोटे बच्चे करते ना कट्टी और बुच्ची मुझे इससे दोस्ती कर लेनी है। जबकि ये राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ये मिलिट्री के जनरल थे, इनसे बहुत नाराज था टर्की, क्योंकि 2013 में सीसी ने तख्ता पलट कर दिया था और मुस्लिम ब्रदरहुड की डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार और राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को जेल में ठूंस दिया था। इजिप्ट आज की तारीख में अफ्रीका के देशों के साथ बहुत एक्टिव हो गया है, और उसका सबसे बड़ा कदम है त्रिपक्षीय समूह बनाना, ट्राइपार्टाइट ग्रुप, जिसमें इराक और जॉर्डन भी आ गए हैं, और उसको नाम उसने दिया न्यू लिवांत, अल शम अल जदीद, न्यू लेवांत। समझ में आया आपको? तो ये न्यू लेवांत में इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया। तो अब आप अगर इजिप्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये है इजिप्ट की बॉर्डर, ये है जॉर्डन, और ये है इराक। तो ये तीनों की राष्ट्र की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इजिप्ट, जॉर्डन और इराक मिलके कंटिग्यूअस लैंड मास बनता है। टोटल आबादी होती है 15 करोड़ की। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री दोनों बहुत अच्छा है। ये इसका बड़ा कदम है। 2013 में इजिप्ट की जब उस वक्त पूरी आपको पता ही है अरब स्प्रिंग आया था, अरब क्रांति थी, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में और अरब क्षेत्र में सरकारों को गिराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त इजिप्ट की मदद करने का काम सऊदी अरब, यूएई, कुवैत ने किया था। पहले $12 अरब की मदद दी, फिर $16 अरब का पेट्रोलियम इंपोर्ट का सपोर्ट दिया।
इजिप्ट जो है वो इनके साथ जुड़ गया बहुत सारे दूसरे मिशंस में, सीरिया, येमेन, लीबिया के मिलिट्री मिशंस में। लेकिन इजिप्ट ने अपना मन मार के इनके साथ हाथ मिलाया, सऊदी अरब और यूएई के साथ में। और इजिप्ट ने कभी भी सीरिया की बशर अल असद के शासन के साथ दोस्ती तोड़ी नहीं और लीबिया में सैनिक भेजे नहीं। जब सऊदी और यूएई ने कतर का बिल्कुल बच्चों जैसा ब्लॉकेड कर दिया था कि तुम हमारे बारे में अल जजीरा चैनल पे इतना बोलते हो तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी बॉर्डर को ही ब्लॉक कर देंगे। सऊदी अरब ने, ये कतर जो है ना छोटा सा देश है, इसकी आबादी है 20 लाख, एकदम छोटा, लेकिन तेल और गैस में दुनिया का किंग है। तो इसकी बॉर्डर पे सऊदी अरब ने बोला कि मैं पूरी बॉर्डर में गड्ढे खोद दूंगा और उसके अंदर ऐसा केमिकल डाल दूंगा कि जो वो जहरीला हो जाएगा, फिर देखता हूं तुम क्या करते हो। तो इस तरह की सऊदी अरब और यूएई ने कतर का ब्लॉकेड करने की कोशिश की, तुम गल्फ मोनार्की होके भी हमारे खिलाफ अल जजीरा में क्यों बोलते हो। जब ये हुआ था उस वक्त इजिप्ट ने कतर के एलएनजी को सुएज कैनाल से निकलने में मदद की थी और कतर ने बदले में इजिप्ट में अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम नहीं किया। कतर के अंदर 2.5 लाख मिस्र के लोग काम करते हैं, उनको वहां से खदेड़ा नहीं। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, सऊदी अरब और यूएई का सारा जोश मिलिट्री इंटरवेंशंस का एक एक करके ठंडा पड़ गया। वो येमेन में हूथी रेबल से जीत ही नहीं पाए, लीबिया का मामला लंबा खिंच गया और कतर के बॉर्डर ब्लॉकेड के बाद भी कतर का कुछ बिगड़ा नहीं, तो सऊदी अरब भी ठंडा हो गया। अब इससे इजिप्ट की पोजीशन एकदम से मजबूत हो गई। इजिप्ट आज की तारीख में अपनी मिलिट्री कहीं भी लेके जाता नहीं है, लेकिन वो अपनी कूटनीति से खुद का प्रभाव बढ़ा रहा है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है। अब इजिप्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या है इथियोपिया, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम। इथियोपिया ये बना रहा है जिससे इजिप्ट के सामने ये खतरा आ गया है कि अगर नील नदी का पानी इथियोपिया ने किसी दिन रोक लिया तो मेरे यहाँ का 95% मीठे पीने का पानी जो है खत्म हो जाएगा। इजिप्ट ने सबसे पहले इथियोपिया को डराया कि देखो भाई, मेरे सामने सारे विकल्प खुले, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। इथियोपिया ने भाव ही नहीं दिए तो इजिप्ट की हालत खराब हो गई। तो फिर इजिप्ट ने क्या किया, उसने इथियोपिया के आसपास के सारे देश, सुडान, युगांडा, बुरुंडी, रवांडा, कीनिया, इन सब से दोस्ती कर ली। इथियोपिया ने बदले में आगे बढ़ के सोमालिया, इरित्रिया, साउथ सूडान से दोस्ती कर ली। और उसके बाद इजिप्ट ने कहा अच्छा ऐसा है तो मैं एक बहुत बड़ा डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तंजानिया में बनाऊंगा। तो अगर इजिप्ट सोच रहा है कि वो अपनी बिजली बेचेगा तो तंजानिया वाले भी बेचेंगे, देखते हैं कौन ज़्यादा बेचता है। फिर इजिप्ट को जो है टर्की को भी हैंडल अप करना पड़ेगा, क्योंकि लीबिया और पूर्वी मेडिटेरेनियन सागर के अंदर एनर्जी के दावों को लेके इनके बीच में झगड़ा काफ़ी गंभीर हो गया है। टर्की ने अपने सैनिक लीबिया में तैनात कर रखे हैं ट्रिपोली अथॉरिटी को सपोर्ट करते हुए। इजिप्ट और यूएई ने अभी तक फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार, जो कि तोब्रुक आधारित है, उसका सपोर्ट किया। ये दोनों विरोधी हैं। मार्च 2021 में क्या हुआ, लीबिया में एक राष्ट्रीय सरकार जबरदस्ती बना दी गई फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार की और ट्रिपोली अथॉरिटी की, लेकिन वो कभी भी टूट सकती है। इलेक्शन जो है दिसंबर में है। लीबिया में अगर शांति चाहिए तो उसकी पहली शर्त है कि जो विदेशी सैनिक हैं वो सब छोड़ के चले जाएं। देखिए, लीबिया का इसके पहले डिक्टेटर था मुअम्मर कद्दाफी। उस कद्दाफी नाम के डिक्टेटर ने लीबिया में कितना भी कांड किया हो, लेकिन पूरे लीबिया में शांति थी और तरक्की हो रही थी। उसको मारने का काम नेटो की फोर्सेस ने किया और जब से वो हुआ है कई सालों पहले अरब स्प्रिंग के बाद, तब से लीबिया का संपूर्ण पतन हो चुका है, ये आपको पता होगा। अब सीरिया के जो अतिवादी हैं वो तो धीरे धीरे लौट रहे हैं, लेकिन टर्की ने बोला कि भैया हम एकदम तो नहीं छोड़ेंगे, और रशिया भी बोल रहा है कि धीरे धीरे जाऊंगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये देश ही टूट जाएगा। पूर्वी मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर में इजिप्ट ने अपने कुछ दावे समुद्र में ठोक दिए हैं, तो वो टर्की के साथ सीधे सीधे टकरा रहे हैं, तो दोनों में मिलिट्री संघर्ष भी हो सकता है। और ये जो इजिप्ट, इराक, जॉर्डन का नया त्रिपक्षीय समूह बना है, इजिप्ट की कोशिश ये है कि भाई ईरान और इराक अलग होना चाहता है ईरान से। जॉर्डन सऊदी से बहुत नाराज है क्योंकि किंग अब्दुल्ला का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई, ये भेद खुला था कुछ महीने पहले। और इजिप्ट ये भी चाहता है कि हम सऊदी अरब और यूएई पे डिपेंड ना रहें, हम नए नए देशों से दोस्ती करें। तो बेसिकली पूरा रीअलाइनमेंट चल रहा है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण ये है दोस्तों कि अमेरिका ने अपना इंगेजमेंट मिडिल ईस्ट में बहुत कम कर लिया है। अब आप समझ रहे हैं ना बात, कितना बड़ा परिवर्तन का दौर चल रहा है। भारत के लिए इन सब चीज़ों का महत्व है, इसीलिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। अब ये जो तीनों हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तीनों देश आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से, ईरान, जॉर्डन और इजिप्ट, 15 करोड़ की आबादी। तो मतलब ये ग्रुप आगे महत्वपूर्ण हो सकता है। इजिप्ट को अब जीआरडी संभालना पड़ेगा, ग्रेट इथियोपियन रेनेसांस डैम। कोरोना वायरस पैंडेमिक कम हुआ नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ये सब में तो दिक्कतें चली रही हैं। अगर इजिप्ट को आगे बढ़ के किसी दिन पांव लड़खड़ा गए और फिर से सऊदी अरब और यूएई के सामने कटोरा लेके जाना पड़ा तो क्या होगा, ये सारा जितना उसने पंख फैलाए हैं वो सारे फिर से कतर जाएंगे। कतर कतर कतर
तो आई होप आपको समझ में आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि ट्रंप का जो सबसे प्यारा तानाशाह था, ट्रंप को जो सबसे प्यारा तानाशाह लगता था, यानी कि अब्देल फतेह एल सीसी यानी इजिप्ट का राष्ट्रपति, वो मेरा फेवरेट नहीं है और मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता जो हजारों लोगों को सीसी ने जेल में ठूस रखा है काउंटर टेरर के नाम पे। लेकिन अभी के लिए मिस्र का सितारा बुलंद है और वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। मजा आया कि नहीं आपको? चलिए, इससे आपने क्या सीखा, 2-3 चीजें हमें कमेंट में बताएं। सेशन को लाइक और शेयर करें, चैनल से जुड़े, अपने साथियों को भी जोड़ें। प्यारे दोस्तों, आपके लिए प्लेलिस्टें हमने लगातार बना रखी हैं। थर्सडे सुबह 7 बजे और संडे सुबह 7 बजे चैनल पर आपके लिए हमारी तरफ से कुछ तोहफे होंगे, वो आप जरूर देख लीजिएगा भैया। आपको हिंट दे दी हमने। आज का चौथा और अंतिम पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल प्रीलिम GS2 ऐसे से संबंधित है। बहुत बढ़िया एनालिसिस है, आपको बहुत मजा आएगा। हिंदी में भी मैंने दे दिया है। प्यारे दोस्तों, राइट टू प्रिवेसी एंड द रैम्पेंट सर्वेलांस, प्रिवेसी का बोलते ही वहां से वो एडिटी गायब हो गया। तो अब हम बात करेंगे निष्ठा का अधिकार और रैम्पेंट सर्वेलांस। रैम्पेंट सर्वेलांस का क्या मतलब होता है? रैम्पेंट सर्वेलांस का मतलब होता है बेरोक टोक अबाधित गति से हो रही जासूसी। सर्वेलांस का मतलब होता है जासूसी। समझ में आया? अरे भैया, तुम्हारी जासूसी होगी, तुम एडिटी गायब कर गए। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। 2-4 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद वो इमेज अपने आप जादू से सामने आ जाएगी। चलो, ये आ गई। हमने कहा ना, सब चल रहा है दुनिया में आजकल, पूछो ही मत। एक बहुत सरल सवाल, दोनों ऑथर जो हैं बेचारे बड़े पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चल क्या रहा है भैया इंडिया में। एक सरल सवाल पूछते हैं, सरकार क्यों इस तरह के पेगासस के ये जासूसी सॉफ्टवेयर यूज करती है फोन्स को हैक करने के लिए, जब जो मौजूदा कानून है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, IT एक्ट, उसमें सरकार को इतनी ताकत दे रखी है कि सरकार की कोई जवाबदेही जासूसी के बाद बनती नहीं है। तो क्यों पढ़ रहे हो पेगासस में? पेगासस प्रोजेक्ट एक बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी, दुनिया भर में अलग अलग मीडिया ने बनाई, और उन इन्वेस्टिगेटर्स ने ढूंढ ढांड के निकाला कि पूरी दुनिया में इजराइल के NSO ग्रुप का बना हुआ सॉफ्टवेयर अलग अलग देशों ने, जिसमें भारत भी है, खरीदा और हजारों लोगों के फोन पूरी तरह से हैक करके सब पढ़ लिया और कंटिन्यूस बेसिस पे किया। आज के जो टारगेटेड नाम है उसमें जर्नलिस्ट, लॉयर, पॉलिटिशियंस और वो सब हैं जो इन देशों के जितने भी सरकारें हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा फेवरेबल बातें नहीं करते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, डिसेंट हैं, तो ये सरकारें उनसे नाराज रहती हैं। ये बात 2019 में भी सामने आई थी भारत में। तब ये पूरा भांडा फूटा था क्योंकि व्हाट्सएप ने अमेरिका में केस किया था पेगासस कंपनी पे, बोलते हुए कि मेरे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को इसने हैक कर लिया है। और तब जो नाम भारत में सामने आए थे मानव अधिकार एक्टिविस्टों के, जर्नलिस्टों के, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, जिनको अलग अलग मामलों में फिर फंसाया गया था। एक्चुअली ये कहते हैं कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर होता है, एक बार ये आपके मशीन पर लोड हो गया, एंड्रॉइड, आईफोन, किसी पर भी, आपको कोई लिंक भी क्लिक नहीं करनी है, मिस कॉल देके भी लोड हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो उसके ऊपर फाइल्स रखने के भी काम आता है। तो अब किसी ने आपके फोन को हैक कर लिया, अब उसके बाद क्या करेगा पेगासस सॉफ्टवेयर, आप जो बोलोगे वो फाइल आपके मोबाइल पर आ जाएगी, कॉपी हो जाएगी। फिर पुलिस की रेड होगी, पुलिस बोलेगी हमने इस फाइल के ऊपर एक आतंकवादी दस्तावेज पकड़ा है, आपका खेल खत्म, पहुंच जाओ यूपीए में जेल, जहां नहीं होनी है बेल। तो प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने बोला था कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन कोई जांचें कभी हुई नहीं। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142वें नंबर पे है, जबकि भारत एक इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। प्रिवेसी और फ्री स्पीच, मतलब अगर जर्नलिस्टों के पास निजता और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होगा और इस तरह से हैकिंग होगी, तो जर्नलिज्म की तो पूरी मौत हो जाएगी। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उसके अनेक आदेशों में भी ये कहा गया था कि जर्नलिस्टों की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जब ये आरोप आए तो सरकार ने 19 जुलाई को 18 जुलाई को अपने बचाव में एक लेटर जारी किया। उस लेटर पे कोई तारीख नहीं थी, उस पे किसी अधिकारी का हस्ताक्षर भी नहीं था, और उस लेटर में बोला इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 हम अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, और IT एक्ट 2000 में हमको ये अधिकार है, हम ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, ये ऑथर्स कहते हैं कि भाई ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये सरकार की सारी गतिविधियों को पूरी तरह से अपारदर्शी बना देते हैं। ओपेसिटी यानी अपारदर्शिता, हिंदी एनालिसिस भी पूरा दिया भैया। हिंदी माध्यम के छात्र जरा प्यार दिखाओ कमेंट थ्रेड में और चैनल से जुड़ने में, और हमारा जो IAS का कोर्स 23 अगस्त से आ रहा है, बिंदास आज के आज ज्वाइन करो। उसमें जो पूरा हमने फीस के डिटेल्स वगैरह दिए हैं उसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा और बहुत बहुत यूजफुल कोर्स होगा। जो IT एक्ट का सेक्शन नंबर 69 है, अभी हाल ही में एक सेक्शन बैन हुआ था, कौन सा हुआ था बताओ बेटा? जो सेक्शन 69 है और जो 2009 के इंटरसेप्शन रूल है वो UPA की सरकार के समय के, वो तो टेलीग्राफ एक्ट से भी ज़्यादा ओपेक हैं। और जिन लोगों की जासूसी होती है उनको पता चले तो उनको कोई जुडिशियल प्रोटेक्शन भी नहीं है।
अगर सरकार किसी के फोन को हैक कर रही है, उसको सपोर्ट करता हुआ कोई कानून भारत में आज नहीं है। मतलब कानूनी रूप से पेगासस से एक नॉर्मल सिटीजन के फोन को हैक करना, यह कानूनी रूप से गलत है। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आईटी एक्ट इटसेल्फ। लो कर लो बात। लेकिन जब किसी की जासूसी सरकार करती है तो वो तो अपने आप में ही आर्टिकल 19 और 21 का हनन वहीं हो जाता है। अब किसी नागरिक को अगर ये पता चलता है कि मेरी मॉनिटरिंग हो रही है तो उसका जीवन तो वैसे ही बहुत हद तक खराब हो जाएगा। वो तो बेचारा डर के मारे वैसे ही तो चिलिंग ऑफ फ्री स्पीच हो जाएगी। तो आर्टिकल 1921 फिर से खराब। आज की तारीख में भारत में कोई संसदीय बॉडी नहीं है, कोई न्यायिक बॉडी नहीं है जो इस तरह के लोगों को न्याय दिलाए, जो इस तरह के सरकारी गतिविधियों का ओवरसीइंग करे। और क्योंकि एक सिटिंग जज ऑफ एससी की भी जासूसी हुई थी पेगासस से, आपको पता ही है वो मामला क्या है। वो सेक्सुअल हरासमेंट वाले मामले में कितने सारे लोगों की जासूसी हुई। अब किसने की, क्यों की, उससे क्या क्या निर्णय सही गलत आए, ये तो सब समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जासूसी हुई, ये नाम सामने आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीन जो स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर बैठ गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत हो गया खत्म। तो जुडिशरी को इंटरफियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई से भी आजकल कोई जानकारी मिलती नहीं है। तो अगर एग्जीक्यूटिव अकेला बिना लेजिस्लेचर और जुडिशरी के सुपरविजन के जिसके मन में आएगा उसकी सर्वेलेंस करेगा, तो फिर ऐसे तो अनुच्छेद 32 और 226 का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। द अफेक्टेड सिटीजन्स कैन नॉट इवन शो दैट देयर राइट्स वर ब्रीच। तो कैसी प्रोसीजरल सेफ्टी। और प्रिवेसी वाला जो राइट टू प्रिवेसी वाला 2017 का जस्टिस जेएस खेर की बेंच का 9-0 वाला वर्डिक्ट था, उसमें क्या कहा गया था कि जब आप किसी का सर्वेलांस करेंगे तो पहले प्रोसीजरल सेफ्टी होगी। सब गया। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट की ओवरसाइट आवश्यक हो गई है। क्यों? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बचाने के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए, फुलफिलिंग द नीड ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड। ये एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, इसको याद रख लेना। जुडिशियल ओवरसाइट से तय होगा यदि किसी की जासूसी आनुपातिक रूप से की जा रही है कि नहीं, क्या उससे कम खतरनाक विकल्प मौजूद हैं, और सरकार की आवश्यकता और इंडिविजुअल के राइट के बीच में बैलेंस कैसा होगा। ये केवल जुडिशरी तय कर सकती है, ये एग्जीक्यूटिव थोड़ी तय करेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में आपने किसी अंडर सेक्रेटरी या डेप्यूटी सेक्रेटरी को बिठा दिया, एक कमेटी बना दी और बोला तुम तय करो कि रोज इतने सैकड़ों लोगों की जासूसी चालू करनी है। भाई वो तो ये करेगा जो मिनिस्टर बोलेगा, तो मिनिस्टर वो करेगा जो पॉलिटिकल प्रायोरिटी है। यहां कोई लॉजिक थोड़ी चलता है। किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत है क्या मना कर दे मिनिस्टर को किसी की जासूसी नहीं कर। आप भी समझ रहे हैं ना, फिर उसका डिपार्टमेंट ही बदल जाएगा। तो भारत की जो सच्चाई है तो फिर जुडिशरी ही कर सकती है। इसलिए जुडिशरी को अब इसमें सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि अब समय वो आ गया है कि क्योंकि नया बिल एक आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, सर्विलांस के मामले में वो एकदम साइलेंट है। तो सर्विलांस टेक्नोलॉजी पेगासस जैसी किसी को भी हैक कर सकती है। समय के साथ ये सस्ती होती जाएगी और बहुत प्रभावी होती जाएगी। तो प्रैक्टिकली भारत का हर नागरिक सर्वेलांस के जद में आ जाएगा। ये तो मास सर्वेलांस पुलिस स्टेट बन जाएगा। वैसा मत होने देना, क्योंकि उस दिन तो संविधान ही खत्म हो जाएगा। तो ये कहानी है पेगासस की और जासूसी की। आपको क्या लगता है जरूर जरूर कमेंट थ्रेड में बताइएगा। द स्नूपिंग स्कैंडल शोज हाउ ब्लेटेंट द वायोलेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी हैज बिकम एंड व्हाई जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ सर्वेलांस इज एन अर्जेंट रिफॉर्म नीडेड। प्यारे साथियों, क्लाइमेट चेंज ने स्विस आल्प्स पर्वतों में 1000 नए झीलें बना दी हैं। लो कर लो बात। तो हमारी आंखों के सामने जलवायु परिवर्तन अपना पूरा कमाल दिखा रहा है। तालिबान अपनी हिंसा बंद करे, अब उन पे पूरे विश्व से दबाव आ रहा है और इस आतंकी संगठन का हृदय परिवर्तन शायद हो जाए, कम से कम इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कि ऐसे तो सत्ता हाथ में नहीं आएगी। जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं सालों तक, उनको स्पीडी ट्रायल का फंडामेंटल राइट है, ये हाईकोर्ट ने फिर से दोहराया है। हालांकि ये सच्चाई है कि कैसे ऐसे अनेक मामलों में लोग जेलों में सड़ रहे हैं जिसकी सज़ा 2 साल 3 साल 4 साल है और वो 3-3 4-4 5-5 सालों से जेलों में ही सड़ रहे हैं। मतलब इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर स्नूपिंग वाला पूरा कांड, उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा कवरेज आया है। सरकार कह रही है हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और इलीगल सर्वेलांस तो भारत में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ प्रायोरिटी, सरकार ने ये कहा है। कोविड में जो ऑर्फन हो गए हैं, हमारा पूरा ध्यान उन बच्चों पे है। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगा दिया है कि तुम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल पॉलिटिकली मेरे खिलाफ कर रहे हो।
जयशंकर जी ने कहा, बोलते रहे। प्यारे दोस्तों, हमारा ये कोर्स 23 अगस्त से शुरू हो जाएगा। आईएएस का एक कोर्स अगर आपको करना है तो आप मेरे साथ ये कोर्स कीजिए। आप इसके सारे फीचर्स अच्छे से देखें, हमारी साइट पर जाइए और यहाँ आकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप अच्छे से स्टडी करें। हमारी टीम से कॉल और व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तुरंत आज के आज अपनी सीट बुक कीजिए। हमने हर तरह से आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है इसको ज्वाइन करना। आई एम श्योर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिलेगा। अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेशन 31 में। नमस्कार, जय हिंद।